नमस्कार। मैं हूं जया सिन्हा और इस बेहद खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। यूनेस्को की सूची में 42 विश्व धरोहर तथा 15 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के साथ भारत अपने स्मारकों को संरक्षित करने में असीम प्रयास कर रहा है और इन प्रयासों को वो साझा कर रहा है पूरे विश्व के साथ। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है भारत और ये पहला मौका है कि ये आयोजन भारत में किया जा रहा है। पूरे विश्व से प्रतिनिधि, डेलीगेट्स, खास मेहमान इस वक्त भारत में हैं और यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रमों का, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरे विश्व के सामने भारत पेश कर रहा है अपनी सांस्कृतिक विरासत। भारत का पूरे विश्व को यही आह्वान है, आइए हम सब जुड़े एक दूसरे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। भारत का तो विजन है विकास भी, विरासत भी। भारत की सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास का एक बेहद शानदार उदाहरण पेश करती ये प्रदर्शनी रीएड्रेस रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में दुनिया के कोने कोने से लाई गई करीब 358 कलाकृतियों में से कुछ चुनिंदा यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही साथ उन प्रदर्शित कलाकृतियों के इतिहास को यहाँ पर बताया गया है, कहाँ कहाँ से उन्हें लाया गया है, दुनिया के किस किस कोने से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मा ब्राह्मणी या 11वीं और 12वीं शताब्दी के गुजरात में संगमरमर से बनी इस कलाकृति को, इस प्रतिमा को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और इसे 2017 में यूनाइटेड किंगडम से वापस लाया गया था। किस तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत को घर वापस लाने में अधिकारियों, संग्रहालयों, विभिन्न राष्ट्रों की ओर से एक सतत प्रयास किया गया और सबने मिलकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को वापस लाए, उसी की सफल कहानी कहती है यहाँ मौजूद हर एक कलाकृति। पुरावशेष बाजार यानी कि एंटीक्स मार्केट में भारत की प्राचीन वस्तुओं की भारी मांग के चलते देश के पुरातात्विक धरोहरों को कड़ी क्षति पहुंची है। आजादी से पहले और उसके बाद के युग में भारत की कई प्राचीन और महान वस्तुएं अवैध तस्करी के माध्यम से दुनिया भर के संग्रहालयों में, दीर्घाओं में और प्राइवेट आर्ट गैलरीज में पहुंच गई और उन सभी को वापस घर लाने के प्रयास लगातार जारी हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं ये बेहद शानदार
प्रतिमा इस वक्त वर्शिपर्स ऑफ बुद्धा इसे नाम दिया गया है। 3री शताब्दी के युग में आंध्र प्रदेश के चूना पत्थर से बनी गई ये मूर्ति 2016 में इसे ऑस्ट्रेलिया से प्रत्यावर्तित किया गया है। तो वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कालियामर्दन 10वीं और 11वीं शताब्दी के चोला साम्राज्य की कहानी कहती है। 2024 में थाईलैंड से इसको प्रत्यावर्तित किया गया है। सबसे जो हालिया जो सफलता यहाँ पर हासिल की है भारत ने, वो इस मूर्ति के साथ की है, जहाँ कालियामर्दन, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है ये इसकी बनावट, इसकी रचना। रीएड्रेस, रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स, इस प्रदर्शनी में तमाम जो आप प्राचीन वस्तुएं देख रहे हैं, इनकी घर वापसी या कहें पुनर्आगमन इतना आसान नहीं था। किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और इस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद, निदेशक एंटिक्विटी एएसआई। बहुत स्वागत है आपका मैम डीडी न्यूज़ में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस प्रदर्शनी में सबसे खास बात क्या है, और 358 के करीब एंटिक्विटीज़ वापस लाई गई हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उद्घाटन समारोह के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन रहा। किस तरह से इस पूरी प्रदर्शनी को एकजुट करने का, यहाँ पर लगाने का आपका जो पूरी प्रक्रिया है? अभी तक हम लोग 1976 से 1976 से 358 ऐसे पूरा अवशेष अपने घर वापस लेकर आए हैं और उन्हें अलग अलग म्यूजियम और उनके जो जगह है वहाँ पर हमने उनको रखा है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि 1976 से लेकर 1913 तक हमारे पास सिर्फ 13 ऐसे पुरावशेष हम ला पाए थे। 2014 से लेकर और अभी वर्तमान तक हम लोग 345 ऐसे पुरावशेष अपने यहाँ लेकर आए हैं और लगभग इतने ही अभी हमारे आने की तैयारी में है। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों का और उनके दिशा निर्देशों के कारण इसमें एक तेजी आई है इसमें, और हम लोग एएसआई भी इसमें अपने अथक प्रयासों से निरंतर इस कार्य को करने के लिए प्रयासरत है। और यहाँ आसान नहीं है, काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। विभिन्न दुनिया भर की जगहों पर हमारी जो प्राचीन वस्तुएं हैं वो मौजूद हैं। कई बार प्राइवेट आर्ट गैलरीज हैं, नेशनल म्यूजियम्स हैं, वहाँ पर ये मौजूद है। तो काफ़ी जटिल पूरा प्रक्रिया रहती है। हाँ, बहुत, बिल्कुल, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग समय में गए हैं। उस समय हम किसी लीगल उसमें उनको वापस लाने की स्थिति में ज़्यादातर समय नहीं रहते हैं, क्योंकि जब हमारा एक्ट जो 1972 एक्ट है, एंटिक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम प्रयास करते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पुरावशेष उससे पहले बाहर गए हैं। उनका जो भी इल्लीगल ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश से बाहर हुआ है और वहाँ की अलग अलग गैलरीज म्यूज़ियम में वो एग्जिबिट हैं, तो उनसे वो लाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। क्योंकि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम किसी भी दूसरी देश से उसको वापस लाने के लिए प्रयास करते हैं या बात करते हैं, तो उसमें प्लेस ऑफ प्रोवेनेंस, यानी वो ऑब्जेक्ट किस जगह का है और कब गया, उसकी कोई एफआईआर है या नहीं है, या कोई थेफ्ट रिपोर्ट है या नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होने की स्थिति में हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उनको वापस लाना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि चोला पीरियड की कॉपर प्लेट्स हैं हमारी, जो कि लाइडन यूनिवर्सिटी के पास हैं। हम उनको वापस लाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे इतिहास, हमारे उस चैप्टर को, हमारी पास्ट के उस चैप्टर को बहुत अच्छे से बताते हैं। उनमें उस समय की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के मेंशंस हैं, लेकिन वो यहाँ से कब गए उसका कोई थेफ्ट रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, कोई और डिटेल्स नहीं है। तो इस स्थिति में हम ज़्यादातर निर्भर करते हैं उस देश पर कि वो हमें इसमें, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, हमारे इतिहास उसमें संजोया हुआ है
और हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हैं तो वो हमें उन्हें वापस कर दें। और बहुत सारी देश हैं इसमें जो कि हमें सहयोग भी कर रहे हैं, जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दूंगी। उनके पास बुद्धा स्कल्पचर था जो कि मथुरा से किसी समय इलीगली बाहर गया, और जब वो वहाँ उनकी गैलरी में गया और हम लोगों ने उस पर बात की कि ये हमारे यहाँ से मथुरा का स्कल्पचर है, बुद्धा स्कल्पचर, तो उन्होंने वो हमें वापस किया। ऐसे ही पैरेट लेडी जो कि यहाँ एग्जिबिट है, वो भी कनाडा ने हमें सहर्ष वापस किया। और यहाँ जितनी ऑब्जेक्ट हैं सबके साथ एक एक कहानी जुड़ी हुई है। जैसे महिषासुर मर्दिनी है, वो कभी जम्मू में पुलवामा में से चोरी हुई थी, उसकी FIR हुई, उसके बाद हमें पता चला कि वो एक एग्जीबिशन में गई है और सेल में है। हमने प्रयास किया और हम उसे वापस लेकर आए, उसके चोरी होने के, उसके वापस लाने के लिए। और उसमें एक पूरी एक मेहनत है ASI की और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत ज़रूरी है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इस धरोहर और विरासत से रूबरू हो सके, उसकी पहचान कराई जा सके। इसके तहत भी प्रयास किए जाते हैं कि इनका प्रदर्शनी हो, युवा पीढ़ी, आज की युवा इनको जाने और भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी मिले। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी जो यंग जनरेशन है वो लेटेस्ट इंटरनेट और टेक्नोलॉजी उनसे बहुत फेमिलियर है। तो अगर वो इसके बारे में जानते हैं या उन्होंने कभी एग्जीबिशन ये देखी है तो उनको ये आइडिया है कि हमारी धरोहर जो बाहर चली गई हैं, हमको उनके बारे में कैसे प्रयास करना है या हम उन धरोहर के लिए क्या कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग है तो इसमें बहुत सारे देशों के लोग आ रहे हैं, तो ये उनके साथ साझा करना बहुत ही अच्छा प्रयास है जो कि हमने कोशिश की कि हम इसके बारे में उनसे बात करें, और ताकि जब वहाँ से हम ऑब्जेक्ट लाएं तो वो एक अंडरस्टैंडिंग पहले से हो हमारे बीच में। वस्तुओं को वापस घर लाने में, उनके लौटाने में रचनात्मक बातचीत में संलग्न होना एक बेहद कठिन कार्य था, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कानूनी, नैतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक निकायों की भागीदारी बेहद अहम रही। आप देख सकते हैं बेहद शानदार ये प्राचीन मूर्ति उमा महेश्वर की, जो 11वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास को दर्शाती है, और पत्थर से इसे बनाया गया और अमेरिका में 2021 में इसको अमेरिका से वापस भारत लाया गया। यानी कि भारत ने विधायी और अन्य माध्यमों से सांस्कृतिक वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने और कम करने में अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है, और लगातार ये प्रयास जारी है। और अभी भी कोशिश की जा रही है कि अभी भी दुनिया के कोने कोने में जो भारत की प्राचीन वस्तुएं अभी भी मौजूद हैं, वो वापस घर आए, अपने देश वापस लौटें। भारत कर रहा है विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी। ये पहला अवसर है जब भारत की मेजबानी कर रहा है, और इसके चलते करीब 150 देशों से अधिक 2000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बेहद खास प्रदर्शनी में जो यहाँ लगाई हुई है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रूमी दरवाज़ा। ये रूमी दरवाज़ा जो है मौजूद लखनऊ में, लेकिन यहाँ पर इस प्रदर्शनी में उसका एक रेप्लिका यहाँ पर बनाया गया है। अवधी संस्कृति को, अवधी जो नक्काशी है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करते इस रूमी दरवाजे के साथ साथ जिस तरह से इनक्रेडिबल इंडिया, भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी समृद्ध विरासत है, उसकी झलक भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। एक तरह से भारत मंडपम में इस वक्त एक लघु भारत यहाँ पर बसाया गया है तमाम उन डेलीगेट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो इस वक्त भारत आ रहे हैं इस विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि विभिन्न राज्यों से खासतौर पर कारीगर यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी नायाब वस्तुओं को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, और अपने हथकरघा से बनाए गए उन
नायाब उत्पादों को लेकर जो इस वक्त पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे उड़ीसा की जो इखत तकनीक है, किस तरह से हाथ से जो इखत की जो बुनाई की जाती है इस वक्त यहाँ पर हथकरघा से, वो यहाँ पर करने की कोशिश हो रही है। देख सकते हैं कैसे आज के इस मशीनी युग में भी भारत ने कैसी अपनी जो पारंपरिक तकनीक है, अपनी जो कारीगरी है, उसको यहाँ पर बरकरार रखा है, उसे संरक्षित किया है और उसी की झलक हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो हमारा उड़ीसा में जो ज़्यादा फेमस है मेजर टेक्निक टाई एंड डाई है। टाई एंड डाई में बहुत सारा फाइन डिज़ाइन होता है। उड़ीसा में 31 डिस्ट्रिक्ट में वीविंग हो रहा है। उड़ीसा में वो लोग का पास जितना भी गरीब हो, उनका ट्रेडिशन सारे 10,000 20,000 वो फिर भी लेके वही ट्रेडिशन को चलाते हैं। किस तरह से आपको लग रहा है कि आज जो ये तकनीक है इन्हें एक बाजार मिल रहा है, एक आपको दर्शक या जो खरीदार हैं पसंद कर रहे हैं? हाँ मैडम, अभी ऑलरेडी एक साड़ी सेल हुआ था, 20,000 का एक साड़ी सेल हो गया। हमारा आउट ऑफ कंट्री का एक मैडम लेके गए थे, क्योंकि ये एक अलग ही टेक्निक है। उड़ीसा इंडिया, पूरा इंडिया में उड़ीसा एक सेपरेट। बिल्कुल, तो आज हमारे जो कारीगर हैं उन्हें इस तरह से जो बाजार मिल रहा है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने 20,000 की एक जो ट्रेडिशनल पारंपरिक इखत बुनाई से बनी हुई उड़िया साड़ी है उसकी उन्होंने बिक्री कर दी है। इसी तरह से तमाम यहाँ पर हम देख सकते हैं विभिन्न जो राज्य हैं उनके स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, किस तरह से जो टूरिज्म पर्यटन क्षेत्र को यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश है सरकार की ओर से, और यही वजह है कि यहाँ पर अपने स्टॉल्स के साथ यहाँ पर वो आए हैं लोग। तमाम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मौजूद तमाम डेलीगेट्स आ रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं, एक तरह की झलक उन्हें मिल सके कि वो ज़रूर जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर पहुँचें और वहाँ पर क्या कुछ खास है, क्या कुछ स्पेशल है उनके लिए, तमाम जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं वो उसको पहचान सके। द इनक्रेडिबल इंडिया और जो पर्यटन को एक बढ़ावा देने का प्रयास है उसकी एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं। जो तमाम यहाँ लोग आ रहे हैं खास तौर पर उन्हें एक टोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के रंग, भारत की संस्कृति का एक उन्हें एक झलक मिल सके, कोशिश है इस प्रदर्शनी के जरिए। साथ ही जो भारत के जो विभिन्न आर्टी क्राफ्ट्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से झारखंड की जो जूट ज्वेलरी वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर खास तौर पर हाथ से बनाई हुई जो गहने हैं, जूट से बने हुए, इतना बारीक ये काम है। जूट ज्वेलरी नेचुरल फाइबर है, गोल्डन फाइबर इसे कहा जाता है, और उस सुनहरे रेशे से यहाँ पर की गई है ये कारीगरी। ये भी बहुत अमेजिंग स्टॉल है। उत्तर प्रदेश से हॉर्न एंड बोन क्राविंग है। ये जो है, जो मरगू सींग होते हैं ना भैंस के, उनको लाया जाता है, फिर उसको फिनिश किया जाता है। उसको धोने के बाद में फिर अपने मटेरियल में डाल के फिर उसको अच्छे से फिनिश करके जब ये ऐसी आइटमें बनाई जाती हैं, और उसकी विदेशों में ज़्यादा डिमांड होती है। जब हमारे बुज़ुर्ग होते थे वो हॉर्न की कंघी बनाते थे, तो हॉर्न की कंघी बनाते बनाते फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही उसके हिसाब से वो अलग अलग डिमांड बढ़ाते रहे। छोटी चीज़ें बनती थी, अब बड़ी बड़ी चीज़ें बनने लगी, टेबल बनने लगी, हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है ज़्यादातर हॉर्न और बोन। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है हमारा कारीगर जो है काम कर रहा है, तो वो जो है सारी चीज़ें बना बना के इसके अंदर दिखाता है। चम्मच हो गए, आपका स्पून हो गया, बहुत सारी ऐसी आइटम है जो यूजेबल आइटम है ज़्यादातर, और ज़्यादातर फॉरनर्स ही जो है इसको डिमांड में लेते हैं। यहाँ पर भी इंडिया में भी लेते हैं जो लोग पसंद करते हैं। लगा कर बैठी गया रे बम बम बम। आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो मेटल की कारीगरी, ढोकरा आर्ट बहुत फेमस है, सदियों से चली आ रही है। ये ढोकरा आर्ट की ये कला जहाँ पर मेटल को किस तरह से कला के विभिन्न नमूनों में ढाला जाता है, उसकी झलक हम यहाँ देख सकते हैं। तो वही हम जैसे बात कर रहे हैं कि लगातार जो हर विभिन्न जो राज्य हैं वो अपनी अपनी जो संस्कृति है, जो अपनी कला है, उसको लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
मधुबनी पेंटिंग जो कि बहुत ही सदियों से चली आ रही है, काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर लाइव आप डेमो भी हुआ जा रहा है, कैसे यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग की जा रही है। थोड़ा बताइए अपने इस आर्ट के बारे में। साथ ही यहाँ पर भारत मेज़बानी कर रहा है विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की, जिसके तहत आप यहाँ पर आई हुई हैं, तो क्या अनुभव है आपका? इस तरह का तो मेरा मतलब इतने बड़े पैमाने पे ये मेरा पहला अनुभव है। मधुबनी पेंटिंग आज की नहीं, एक तो ध्यान रखें तो ये तो बहुत दिनों रामायण की प्रथा से ये इसकी जो है कला ये वहाँ से ये आ रही है। और ये सिर्फ एक पेंटिंग ही नहीं है, हम मधुबनी वालों के लिए ये एक सिर्फ कला, एक धरोहर उसके रूप में पहले देखी जा रही थी, पहले इसको रखा जाता था। लेकिन अब के परिवेश में ये हमारे रोज़गार का एक ऐसा साधन है जिसके तहत महिलाएं ही नहीं, युवाएं भी इस आर्ट को सीख के अपने घर को चला रहे, अपनी परिवार चला रहे, अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे। और उसके साथ साथ मधुबनी की ये बहुत बड़ी धरोहर है जिसको कि विरासत के रूप में पूरे विश्व में फैला रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज मधुबनी पेंटिंग को लेके हम इस मंच पे उपस्थित हैं, इस 200 देशों के लोगों को अपने आर्ट, अपनी कला को दिखाने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान का, हम प्राउड फील करते हैं कि हम मधुबनी के पार्ट हैं और हम मधुबनी पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं, जिससे कि हमें अपने पूरे बिहार को इसको सम्मानित करने का, बिहार को सम्मान दिलाने का मौका हमें मिला गया है। इनक्रेडिबल इंडिया, इस प्रदर्शनी का एक बेहद खास अंग है ये पेविलियन। आयुष मंत्रालय की ओर से ये पेविलियन लगाया गया है, जहां पर भारत की जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसे यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, किस तरह से वो जन जन तक पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी हैं। डॉक्टर लक्ष्मी, क्या कुछ आपने प्रदर्शित करने की कोशिश की है इस पेविलियन में? हम यहाँ पे हमारे ट्रेडिशन को प्रदर्शित कर रहे हैं, हमारा आयुर्वेदिक, हमारा होम्योपैथी, जो भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जितने भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसके पीछे जो भी साइंस है, उस साइंस को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वो सारी एविडेंस बेस्ड है, वो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, प्रोटोकॉल है, और हर प्रोटोकॉल के हिसाब से आज हम एविडेंस जनरेट कर रहे हैं। और उसी को दिखाने के लिए आज हमने कई सारी हर्ब्स जो कि एविडेंस बेस्ड प्रूव्ड हर्ब्स हैं हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में, वो सब यहाँ पर आपको दिखाई गई। बिल्कुल, कोरोना के बाद जिस तरह से जो भारत की जो पारंपरिक पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धति, उसको लेकर पूरे विश्व का खास आकर्षण बढ़ा है। और यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर लक्ष्मी बता रही हैं कि वो उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित की हैं, ये हमारे मसाले हैं जो हम तमाम जो भारतीय हैं दुनिया के जिस जिस कोने में मौजूद हैं, ये मसाले वो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। घर में मसाले जो हमारी मम्मी हमें करके देती हैं, वो सब हमारे ऐसे मसाले हैं जो हमारे हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। उनमें से जो भी मेडिसिन रखी हुई हैं उसमें घर के मसालों की कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। सौंफ, काली मिर्च, पिपली, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें हमारे रेगुलर यूज़ में रहता है और जो कि हम नहीं जानते मेडिसिन है और हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारे हेल्थ के लिए। किस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉल पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो इस बारे में पूछ रहे हैं, कैसे आप उनको समझा रही हैं? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके जो प्लांट्स हैं, जहाँ से ये डिराइव की गई हैं तमाम स्पाइसेस, वो भी प्रदर्शित किए गए हैं। हम लोग बता रहे हैं कि ये सारे प्लांट्स जो हमारे ट्रेडिशनल यूज़ में हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हैं, यही सारी चीज़ें हम लोग हमारे डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और क्योर करने के लिए दोनों तरफ से हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी आसपास की ही सारी चीज़ें हैं जो कि हम मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं और ट्रेडिशनली यूज़ कर रहे हैं और एविडेंस जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आम जिंदगी में, अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में कैसे हम आयुर्वेद को अपना सकते हैं, कैसे जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उनको अपना सकते हैं, यहाँ पर वो प्रदर्शित करने की कोशिश की है। अश्वगंधा आप देख सकते हैं, शतावरी, ये तमाम वो हर्ब्स हैं, ये तमाम वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। India, from what I see so far, is doing an excellent job
in organizing the facilities, creating the good conditions for the long work of the committee, where we decide on how we promote but also safeguard our heritage. Here for the first time in India on the World Heritage Committee, and we are delighted. Belgium is a member of the committee now for the third year, and we think it's very important meeting. So we are very happy that we can have it here. It's the first time for many people of our delegation to visit India, and we were really amazed by the video we already saw and the speeches we heard, and we are also very impressed by the commitment of India, of the government of India, with this contribution of 1 million to the World Heritage Funds. And so it's very encourageable, and we think it's important. Heritage, World Heritage, the list, the UNESCO, it is a matter that convenes us all. It is a matter of all humanity, so we are really delighted that we can have this meeting in India. भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए $1 मिलियन की सहायता राशि देगा। इस बात की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन के अवसर पर। साथ ही प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व से अनुरोध किया कि विकास भी विरासत के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए आइए एक साथ मिलें और इस क्षेत्र को बढ़ाएं, रोजगार के नए अवसर प्रदान करें और आइए अपनी वैश्विक धरोहरों को संरक्षित करें। कैमरा पर्सन मुर्मुकुट शर्मा के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली।